जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि ये सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर आपने मतलब ये इनकम में आपकी टोटल इनकम आपने शो करनी होती है, ठीक है। इसमें सेल्स भी आ रही जो आपने चीज़ें बेची, और जो आपका ये नॉन करंट बायोलॉजिकल एसेट, ये आपने भैंसें गायें उन्होंने रखी हुई होंगी लेट्स से, तो उसके ऊपर गेन लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इनकी बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट्स में ये नोट नंबर 6 है बायोलॉजिकल एसेट्स का, मैं उसमें जाना चाहूँगा, ठीक है। 6 के अंदर ही 1 भी है 2 भी है, यानी कि जो आपके बायोलॉजिकल एसेट नॉन करंट हैं, जो करंट हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं क्या काम ये क्या करते हैं और ये क्या मतलब चक्कर क्या है, अब सारी बातें को पता नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले तो यहाँ ना आप सबसे पहली लाइन में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी बहुत इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखो काकुजी पीएलसी इनकॉर्पोरेटेड है कीनिया में। अच्छा ये नोट्स हम बनाना सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, हाँ जी इंशाल्लाह, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कंपनीज, जो इस ग्रुप के अंदर कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ क्या हैं? ग्रोइंग, पैकिंग एंड सेलिंग ऑफ एवोकाडोज, ग्रोइंग, क्रैकिंग एंड सेलिंग ऑफ मैकाडेमिया नट्स, कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ टी ग्रीन लीव्स, सब चाय भी बेचते हैं, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड सेल ऑफ बीफ करते हैं, और ब्लूबेरीज भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये सारे काम हैं इनके, ओके, पता लगा, थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब इसके नोट में चलते हैं जिसकी वो बात कर रहा था ज़रा फटाफट। ये देखें थोड़ा सा, वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी भी मुझे बताया था ना कि हर जो चीज़ आपके पास पड़ी होती है बैलेंस शीट में, उसके बारे में आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज बतानी होती हैं। जैसे टी बुशीज, एवोकाडो, मैकाडेमिया एंड ब्लूबेरीज आर बियरर प्लांट्स, बता रहा है वो, आर बियरर प्लांट्स एंड आर देयरफॉर प्रेजेंटेड एंड अकाउंटेड फॉर एज पीपीई। हाँ ये नोट 2 में मिलेगा आपको। हाउएवर द प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन दीज ट्रीज इज अकाउंटेड फॉर एज बायोलॉजिकल एसेट अंटिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ट्रांसफर टू इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। मतलब आपको अपने आप को आम ना समझें, आप अपने आप को सेब समझें, पपीता समझें, आम नहीं रहे। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोग बनाएं, किसी दुनिया किसी कोने में बैठ के बना सकते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब आप, ठीक है। तो ये वही बातें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ कर आए हैं। स्टैंडर्ड तो वही है ना सारी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट हैज असेस्ड फेयर वैल्यू ऑफ ग्रोइंग agriculture produce on avocado, macadamia, tea, blah blah, using estimated market prices less cost to sell based on biological transformation of। उन्होंने कहा जी हमने इस तरह से फेयर वैल्यू डिटरमिन की है। फेयर वैल्यू ऑफ टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर वो जो लकड़ी के लिए दरख्त लगाए हुए हैं, ठीक है, प्लांटेशन एंड लाइफ स्टॉक इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस एज वैल्यूड बाय एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स। अच्छा, परचेज एंड डेवलपमेंट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, ब्रीडिंग, बता रहा है वो कि जो बायोलॉजिकल एसेट होते हैं उनकी परचेज और डेवलपमेंट जो है वो उसमें शामिल होता है। हम उसकी प्लांटिंग की कॉस्ट आती है, या जानवर है तो ब्रीडिंग है, और अप कीप अनटिल दे आर मेच्योर, वही बात है, ठीक है। जब तक मेच्योर नहीं होते तब तक उनके अंदर हम कॉस्ट को, CWIP होते हैं, कॉस्ट के अंदर उसको ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो अगर आप वाली बात करें तो जब तक उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे होंगे, बकरा अगर हमने पाला हुआ है बेचने के लिए, तो उस पर जो खर्चे हो रहे हैं जब तक वो मेच्योर नहीं हो रहा तब तक तो वैसे ही उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। जब मेच्योर होकर बिकेगा तो फिर उसको सेल डालेंगे, और जैसे कॉस्ट ऑफ सेल डालेंगे तो वो खुद ब खुद कॉस्ट ऑफ सेल में आ गया, ठीक है। अच्छा आगे कहता है विच आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस। Subsequently, all cost of upkeep and maintenance of mature biological are recorded as an expense through profit and loss under cost of sales in the period in which they are incurred, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें बताई हमने कि हम कैसे करते हैं बायोलॉजिकल एसिड को। अच्छा मैं दिखाने चला था असल में तो नोट आपको, बस बीच में ब्रेकें बड़ी लग रही हैं। नोट नंबर 6 पे जाना है हमने, ये क्या मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वैसे इसमें भी ये कहेगा कुछ रिस्क बताया करो, खैर देख लेंगे। अच्छा अब ये जनाब सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है जी। ये सेगमेंट रिपोर्टिंग है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। ये पूरा IFRS 8 स्टैंडर्ड है। ये सेगमेंट कंसोलिडेशन नहीं है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत आसान, इस तरह का नोट हम बनाएंगे। इजी नहीं लेना अपने आप को, मैंने बोल दिया आप लोगों ने अपने आप को इजी नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी अब बायोलॉजिकल एसिड में नॉन करंट एसिड्स हैं, कहता है चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट कंप्राइजेज। अब ये देखो उन्होंने रेकन्सिलिएशन भी बना दी, पता नहीं आगे रिक्वायरमेंट होगी ना, मैंने डिस्क्लोजर तो पढ़ाने पहले दिखाने आ गए, ठीक है। तो एट स्टार्ट इतना इंक्रीज ड्यू टू परचेज
गेन राइजिंग ड्यू टू फेयरलेस कॉस्ट सेल और फिजिकल जब प्राइस ड्यू टू फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज इकट्ठा दिया उन्होंने, क्योंकि ये जो फिजिकल प्राइस चेंज वाली बात है ना, ये जाके आगे स्टैंडर्ड कहेगा मेरी तरफ से मशवरा है कि कर लो, लाजमी नहीं है अलग अलग करना, इसलिए कौन करता है अलग अलग, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़े, सवाल हम तो खैर पर्चा कर रहे हैं तो हमें वो कहेगा तो हम कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड ये ईयर एंड वाला ये पड़ा होगा, लाइफ स्टॉक आ रहा है, प्लांटेशन आ रही है, ये इनकी करेंसी है थाउजेंड्स में, ठीक है। तो ये आपके पास 2 बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। यार वो कहाँ गया, पीपीई, पता नहीं पीपीई कहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। पीपीई का नोट नंबर याद है, कुछ देख कर आए थे ना आप लोग, ये है पीपीई मेरे ख्याल से, नहीं लब भी नहीं रहा मुझे, चले खैर मिट्टी डालें। 6 तो ये अपना बायोलॉजिकल एसिड, बायोलॉजिकल पहले था ना, पहले था ना, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो जी, ये 19 है, वो 18 है, बस वही सेम चीज़ है। तो ये 19 के लिए क्या नज़र आया आपको, अब थोड़ा सा हमें पता नहीं चल रहा यार, बता तो रहा है लाइफ स्टॉक है, प्लांटेशन है, आगे कहता है देयर आर नो बायोलॉजिकल एसिड हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड और प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लाइबिलिटीज। अच्छा बताना पड़ता है, कभी कभी लोकल लॉज भी होते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड ने क्या कहा, हो सकता है इनका लोकल लॉ हो, ठीक है। देयर आर नो कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट, फ्यूचर की कमिटमेंट नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ग्रोइंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बियर प्लांट्स। अब वो बियर प्लांट तो पीपी में पड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फल लगा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा है, बायोलॉजिकल एसिड, लेकिन कौन से वाला, करंट। ये 6 का 2 उन्होंने बोला भी था, ठीक है। अच्छा ये जो गेन लॉस आया ना यहाँ पे, ये रेफर हुआ पड़ा होगा ऊपर पीएनएल के अंदर, डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट एंड सेल, और ये गेन 52,253 का जो ऊपर नजर आ रहा था। खैर चलें आगे बढ़ते। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगे हुए, एवोकाडो लगे हुए हैं, मैकेडेमिया है और टी है। अब ये क्या किया होगा, ईयर एंड पर ये खड़े होंगे, इनकी फेयर वैल्यू लगवाई होगी। कह रहा था कि हमने प्रोफेशनल से वैल्यू लगवाई है या कुछ मेथड्स लगाए हैं। बायोलॉजिकल एसिड आर कैरिड एट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिपोर्ट। प्लांटेशन कंप्राइज, अब ये बता रहा है प्लांटेशन, अब वो उसने स्टैंडर्ड ने क्या कहा था, डिस्क्रिप्शन दो, अंग्रेजी में लिख दो, ये नंबर्स में, ठीक है। प्लांटेशन में फॉरेस्ट्री है, ठीक है, फेयर वैल्यू लाइफ स्टॉक, अच्छा वही वाली बातें दोबारा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बार बार इधर देखो, लाइफ स्टॉक, एवोकाडो, टी, फॉरेस्ट्री, मैकेडेमिया, इनकी वैल्यूएशन टेक्निक क्या है, ठीक है। वो थोड़ा सा उसने बताया है कि फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स ग्रुप बायोलॉजिकल एसिड्स दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, ठीक है जी। आगे चलें जी, बायोलॉजिकल एसिड बताई जा रहा है। आगे क्या कह रहा है जी, फॉलोइंग अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स एट रिस्पेक्टिव, पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। अब जो दिल करता है एडिशनल चीज़ें तो हम दे ही सकते हैं ना, अब हम जाकर देखेंगे कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली यील्ड्स बता रहा है, ठीक है, इतने किलो पर हेक्टेकर आते हैं, ये अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स हैं, फिर रेंज क्या ऑब्जर्वेबल की, फिर ये क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है। तो ये उनके कोई लोकल लॉज हो सकते हैं जिनकी पाबंदी वो कर रहे हैं। अब इधर देखो, बायोलॉजिकल एसिड कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एरियाज जो प्लांट कर दिए गए हैं ईयर एंड तक, इतने जंगलात हम लगा चुके हैं, ये हेक्टेकर्स के अंदर उन्होंने बताया। अब ये क्या बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह ही बता रहे हैं, इतने हेक्टेकर्स हमने लगा दिए हैं प्लांटेशन के, इतने जानवर हैं हमारे पास, बताने चाहिए थे, ठीक है। ये देखो जी, हेक्टेकर्स के अंदर है, टी ग्रीन लीव, एवोकाडो इतने जगह पे लगे हैं, पाइन एप्पल मेट्रिक टन्स के अंदर, वो पाइन एप्पल हैं, फिर मैकेडेमिया है, फिर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड इतने हैं, क्यूबिक मैट्रिक्स के अंदर बताए हुए हैं, टी बुशेज आर हार्वेस्टेड विच इज़ प्रोसेस सून आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है जी। तो वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, ये सारी बातें आपने पढ़ ली हुई अब तो, ठीक है। अदर इनकम के अंदर फिर कोई चीज़ें जा रही हैं, पता नहीं पीपी मुझे नज़र नहीं आया, खैर एनीवेज ये थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एनएनटी शैल गिव अ डिस्क्रिप्शन, चाहे वो नरेटिव दे चाहे वो क्वांटिफाइड दे, ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, के वो बीफ कैटल है, डेयरी कैटल है, फ्रूट ट्रीज हैं, वीट प्लांट्स हैं, नजर आया था थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया था, अलग अलग बताना है। नेक्स्ट, NLT is encouraged to provide a quantified description of each group of biological acid, distinguishing between consumable and bearer और between mature and immature as appropriate। लेकिन जाहिर सी बात है, जब सिर्फ स्टैंडर्ड एनकरेज करता है, जब स्टैंडर्ड शेल की तरफ नहीं जाता, बल्कि क्या कहता है, कर लो तो अच्छा है, तो लोग फिर दिल करे तो करते हैं, वरना अपना फ़ायदा हो तो कर देते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है, सही है ना। बहरहाल एंटिटी को एनकरेज किया जा रहा है कि वो क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन दें हर ग्रुप की। इन्होंने दी हुई थी कि इतने हेक्टेकर्स पे ये लगा हुआ है, इतने हेक्टेकर्स पे ये लगा हुआ है, इतने हमारे पास जो है वो डेयरी कैटल है, इतने बीफ कैटल हैं, बता सकते थे, क्वांटिटी बताओ, ठीक है। और उसमें कंज्यूमबल और बियर को अलग अलग कर दो, या मेच्योर इमेच्योर को, जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है, ओके। आगे कहता है, उसके बाद एक रेकन्सिलेशन बनाओ, एंटिटी
shall present a reconciliation, ओके जी, shall present a reconciliation किस चीज़ की, of changes in carrying amount of biological asset between the beginning and end, changes in carrying amount of biological beginning और end of current period, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, gain loss arising from change in fair value cost to sell, gain और loss arising from change in fair value, वो जो आ रहा था हमारी reconciliation में, ये वाला, ये gain in loss आया ना, गेन और लॉस। नेक्स्ट, इंक्रीज ड्यू टू परचेज, इससे बढ़ता था। फिर डिक्रीज एट्रीब्यूटेबल टू सेल, बिक गया है, ठीक है, या डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, काट दिया आपने, या इंक्रीज हुआ है ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये अभी छोड़ दें, या नेट एक्सचेंज डिफरेंस है, ये भी छोड़ दें, ये दोनों आपके फिलहाल पेंडिंग है, पेंडिंग, ठीक है, और अदर चेंजेस भी कोई हो सकती हैं। बहरहाल अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए जो कुछ कर सकते थे, इधर तो आप वो तीनों चीज़ें आ गई। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आना है तो परचेज की वजह से बढ़ेगा, डिस्पोजल काटने की वजह से या बेचने की वजह से कम होगा, फेयर वैल्यू का गेन, चेंज इन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल, ये आ गया, और क्लोजिंग। तो ये रेकन्सिलिएशन उसने कहा है बनाकर दिखाओ। ओके, अच्छा अगर 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 वो कहता है इफ़ नॉट डिस्क्लोज्ड एल्सवेयर, अगर कहीं और नहीं बताया हुआ, in information published with the financial statements, an entity shall describe nature of its activities involving each group of biological asset, अगर कहीं और नहीं बताया हुआ तो इसी नोट में बताओ, ठीक है, तो इन्होंने बताया हुआ था वैसे, ठीक है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें वो इन्वॉल्व है, और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स और एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड एट द पीरियड एंड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पीरियड। सब नज़र आ रहा था आपको थोड़ा थोड़ा, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो अब ये तो बहुत ही एक्सटेंसिव बातें होती जा रही हैं ना, तो पूरा स्टैंडर्ड है। तो जब कभी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर लग जाना अकाउंट्स या फाइनेंस मैनेजर, तो इस स्टैंडर्ड को खोल लेना, ये सारे डिस्क्लोजर उसमें मौजूद हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं डेयरी के, तो जब आप जाओगे तो आपके सीनियर्स भी मौजूद होंगे, ट्रेन करेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, जब क्वालिफाई करने के बाद भी चले जाओ तो, लेकिन स्टिल आपके स्टैंडर्ड्स तो आपके साथ हैं, तो इनको फिर तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, नहीं पढ़ के अप्लाई भी करना है, ठीक है। आगे कहता है एंटी शेल डिस्क्लोज, एंटी शेल डिस्क्लोज एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड, हाँ लिखा हुआ था उसने, ठीक है, अगर कोई है तो बताओ, नहीं तो बता दो कोई नहीं है, ठीक है, कि अगर आपने अपने कोई गाय भैंस जो है वो गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है तो बता दो, ठीक है, या ऐसी कमिटमेंट जो आपने फ्यूचर के अंदर की हुई है एक्विजिशन के लिए वो बता दो, और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, आप फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करते हो ये भी बता दो, ठीक है। एग्रीकल्चरल, असल में ना ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इस पर हादसात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, काम तो बड़े मज़े का है लेकिन उतना ही ज़्यादा ये काम जो है वो रिस्की भी है। एक बीमारी आई, सारा फ्लॉक मुर्गियों का आपका उड़ गया, रखी हुई थी आपने अंडों के लिए, कर लो कमाई, ठीक है। टिड्डी दल आया था, याद है टिड्डी दल, एक वो इलाके से गुजरता था, जो फसल है वो सारा पीछे गायब। अब आपने बड़े अपने फसल बाग बूग लटरम पटरम लगाए हुए थे, तो टिड्डी दल आ गया और चला गया, और आपके पल्ले कुछ ना रहा। तो फाइनेंशियल रिस्क कैसे मैनेज करने का आपने सोचा हुआ है, कुछ स्ट्रेटजी है तो बताओ, उसकी वजह क्या है वो ये बता रहे हैं। कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफन एक्सपोज टू क्लाइमेटिक, डिजीज and other natural risks. If an event occurs that gives rise to material item of income or expense, the nature and amount of that item are disclosed in accordance with IS1 presentation of financial statements. Example of such event include outbreak of a virulent disease, a सैलाब, a severe कहत, और धुंध, फ्रॉस्ट को कहते हैं ना, और a plague of insect, टिड्डी दल। ओके, अब आप मुक्के नेड़े लग गए, कोई हिम्मत करो थोड़ी सारी, पर थोड़े से रह गए अब तो, भाई ये सफ़ा है, ठीक है, पार्ट 2 तो शुरू होगा ना भाई, बस। डिस्क्लोजर्स इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, इफ एन एंटिटी मेजर्स बायोलॉजिकल एसेट एट देयर कॉस्ट लेस एनी अक्यूमुलेटेड डिडक्शन और एनी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, ठीक है। देखो जी, अगर लामा है ना, लामा मामला तो वही है ना, तो अगर एंटी किसी बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट पर रख रही है लेस अक्यूमुलेटेड डिडक्शन और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि उसकी कॉस्ट लायबली मेजरेबल नहीं है, तो उस एंटिटी को ये कुछ एडिशनल बातें उसके बारे में बतानी पड़ेंगी। क्या बताना पड़ेगा, क्या है, लामा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दो, क्यों,
वो जी अभी हम ही हैं बस, और कोई है ही नहीं यहाँ पे जिसके पास हो। इफ पॉसिबल रेंज ऑफ एस्टिमेट विद इन विच फेयर वैल्यू इज हाईली लाइकली टू बी, तो क्या कर दो, उसकी डिस्क्रिप्शन दो, एक्सप्लेनेशन दो, क्यों नहीं फेयर वैल्यू निकाल सकते, और रेंज ऑफ एस्टिमेट बता दो विद इन विच फेयर वैल्यू इज हाईली लाइकली टू लाई। मतलब अगर पॉसिबल है तो एक अंदाज़ा लगा दो। और सर जी जब फेयर वैल्यू आनी है ना तो इसी को होनी है कोई 2.5-3 लाख रुपए का एक लामा आएगा यहाँ पे लामा, ठीक है। तो एक कोई रेंज आप बता सको तो बता दो, नहीं तो ना सही, पर ऊपर वाली दोनों बातें जरूर बतानी है। फिर जब आपने जाहिर सी बात है इसको रख लिया किस पर रख लिया है, मेजर कर लिया एट देयर कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, क्या यूजफुल लाइफ है या रेट है, ठीक है। और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अकोमोडेशन बताओ, बिगिनिंग पे बताओ और एंड पे बताओ, यानी कि दिस इज लाइक IAS 60, ठीक है, ओके। बल्कि यहाँ से देख लो ये तीनों बिल्कुल IAS 16 के PPE के नोट के अंदर भी ये चीज़ें आया करती थी, ठीक है ना जी। तो ये रेकन्सिलिएशन आ गई, यानी कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ स्टार्ट में भी और एंड पे भी, और फिर उसकी रेकन्सिलिएशन दो जिसमें ये शामिल होना चाहिए, इम्पेयरमेंट लॉस है, कोई रिवर्सल है, कोई डेप्रिसिएशन है, और अगर फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल एसिड प्रीवियसली जिस पे कॉस्ट पे रखा होता नाउ बिकम्स अवेलेबल, फिर मजीद कुछ एडिशनल बातें बताओ। अगर जिसकी पहले फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं थी, कॉस्ट पे रखा था, बताया ना आपको कि ये स्टैंडर्ड कहता है उसको वापस ले आओ, ठीक है। अगर पहले उसको फेयर वैल्यू पे नहीं रख सके थे, अब फेयर वैल्यू आ गई है, तो एक तो प्रीवियसली जिसको कॉस्ट पे रखा था अगर वो फेयर वैल्यू अब आ गई है तो ऐसी सूरत में कुछ मजीद बताओ बातें। क्या बताएं जी, सर्टन एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या है जी, अब बताओ कौन सा एसेट है, फिर बताओ कैसे आ गई अब फेयर वैल्यू बताओ, और क्या चेंज का इफेक्ट है। वो जी पहले कॉस्ट से बढ़ा था, फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे तो इतना गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, ओके। और जो आपको गवर्नमेंट, ये आसान थे, ठीक है ना, ये आसान, ये मुश्किल था, मैंने कहा था ये ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए हमने जब नज़र मार ली वहाँ पर थोड़ा सा ईजी लगा, ठीक है। तो याद रखने हैं बस, हर बार इनको ऐसे ही गुजारना है नज़र से, तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। अगर कोई 1-2 नंबर की इसमें से हेल्प चाहिए होगी तो मिल जाएगी, वैसे कोई मसला नहीं है ज़्यादा। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट, एंटी शेल डिस्क्लोज फॉलोइंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। नेचर और एक्सटेंट ऑफ ग्रांट जो रिकॉर्ड की है, अनफुलफिल्ड कंडीशन को या तो वही बताओ, कंटिजेंसीज अटैचिंग टू ग्रांट है वो बताओ, सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा ये ज़रा नई चीज़ है, वरना तो ये दोनों तो आपने IAS 20 के अंदर ही पढ़े थे, वो भी इसी तरह से कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, सादा सी बात है जी, अगर आपको कोई ऐसी बात बता दे सवाल के अंदर तो आपने भी लिखनी, ओके हो गया। चले अब जो आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे उनमें किसी सवाल में कोई मसला तो नहीं आया आपको? कौन कौन से सवाल थे? क्वेश्चन नंबर 3 था, 10, किसी एक में भी मसला नहीं आया, जरा सा भी मसला नहीं आया। मसले थे 15 में है। चलो भाई ज़रा पॉज कीजिएगा जी, पॉज ख़त्म कर दिया जी हमने। पेज नंबर है 15 का, आगे निकल गया मतलब 6। जी, एल्पाइन लिमिटेड इन द रोशनी ऑफ IAS 41 एग्रीकल्चर कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ बायोलॉजी टू बी अकाउंटेड फॉर इन स्टेटमेंट ऑफ एल्पाइन ऑन 31 दिसंबर 16 बाय प्रिपेयरिंग अ रेकन्सिलिएशन ऑफ चेंज, ठीक है जी। Alpine Limited deals in biological acid species livestock. Livestock comprises 1875 कैटलें एंड 3781 शीप, ठीक है जी। हाँ बोलो। बेटा मैं हाफिज़ तो हूँ नहीं, इसलिए सवाल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कैरिंग वैल्यू लाइव स्टॉक की, अच्छा जी। इसके बाद कहाँ पे वो एडजस्टमेंट नंबर कहाँ पे? ड्यूरिंग द ईयर 50 लाइव स्टॉक हैविंग वैल्यू ऑफ 13,000 वाज इंक्रीज ड्यू टू बर्थ, तो बता दो दी उसने इकट्ठी वैल्यू। क्योंकि उसने टोटल बताया, मुझे इस जुमले को पढ़ के ये लग रहा है कि ये टोटल है। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 50 लाइव स्टॉक जिनकी वैल्यू 13,000 है वर इंक्रीज ड्यू टू बर्थ, तो ये टोटल में गिवन है, इस वजह से मुझे जुमला पढ़ के ये लगा है, मैंने भी ये अभी पढ़ा आपके सामने। एंड 20 ऑफ लाइव स्टॉक डाइड हैविंग वैल्यू ऑफ, कहीं पे लिखा हुआ है पर लाइव स्टॉक, पर काउ, पर डॉग, पर कैट,
कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा, बस यही था। चल, और कोई मसला? तो ये भाई स्टैंडर्ड अब ख़त्म है, इसके MCQs आपका आज का होमवर्क है। अब चलता हूँ मैं, दूसरे के MCQs पूरे कर लें, ठीक है? इसके भी अभी अगर वो पूरे हो गए तो इधर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? बड़े मज़े मज़े के वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी MCQs हैं इसके, थोड़े से तो MCQs हैं, लेकिन आपने इसको जो है ना वो पढ़ना नहीं भूलना। ये देख रहे हैं जी आप, ये ज़रा इसको चेक करें ना, चेक करें ज़रा इसको कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपके सामने आ गई और आपने पढ़ी नहीं हुई। इससे आपको फ़ायदा होगा, जो डिस्क्लोजर जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम देख कर आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको कितना जो है वो मुश्किल लग रहे थे, यहाँ पे वही चीज़ें आसान करके लिखी हुई हैं, ठीक है? कि 3 तरह के बायोलॉजिकल एसिड्स उन्होंने बताए थे, ठीक है? उसके बाद जनरल डिस्क्लोजर में एग्रीगेट गेन लॉस बताओ, इनिशियल इग्निशन पे और चेंज फेयर वैल्यू की वजह से डिस्क्रिप्शन बताओ, फिर एनकरेज दे के ये बता दो, जिनमें डिस्टिंग्विश कर दो। तो ये बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ से जहन में बैठ सकते हैं। तो जब पढ़ लिया एक बार मुकम्मल तो यहाँ से रिवीजन हो सकती, तो आप यहीं से रिवाइज कर लिएगा। सारा कुछ लिखा हुआ है, कोशिश यही है कि कुछ रह ना गया हो, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी वो रेफ़र की हुई होगी, ठीक है? सही है? ये फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा मैं पढ़ाऊँ खुद थोड़ा बहुत अगर हो सका तो। जी ये 29 MCQs है सिर्फ, तो इनको पहले उधर से ज़रा उसको भड़का दें। ये यहीं पे थे ना हम, 303 पेज पे आ जाए। हमारे पास पास पेपर्स IS 38 के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बेटा, तो पूरा एक एक लेक्चर उन पे लगता है, ऐसे पास पेपर्स हैं, टफ़ पास पेपर्स हैं। तो मैंने वो इसलिए छोड़ दिए थे ताकि ये वाला मसला ना आए, ये टॉपिक तसल्ली से ख़त्म हो जाए। अब कल का इस पर हाफ लेक्चर लग जाए शायद, कुछ छोटी मोटी बात और आ जाए शायद, लेकिन अब मेरे पास जो बाकी 1 से 1.5 लेक्चर बचेगा उसमें वो पास पेपर्स जितने उनमें से 2 हो सके 3 हो सके वो मैं करवाऊँगा। बड़े इंपॉर्टेंट पास पेपर्स हमने अभी तक साइड पे रख लिए थे, इसी दिन के लिए रख लिए थे कि टॉपिक तैयार है, पास पेपर करना है। तो इसलिए मैं नए टॉपिक पे आ गया था कि ईद की छुट्टियों के नज़दीक देखें ना, मज़ीद बच्चे जो है उनकी रह से रवानगियाँ शुरू हैं, तो फ़्लाइटें निकल रही हैं, रोज़ाना 2-4 फ़्लाइटें निकल जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो साइड पे रख लिए थे, ठीक है? चलें पेज 303 पे आ जाएँ जी। आपने MCQ सारे ट्राई कर लिए थे ना जी? चलो, ये वाला अच्छा MCQ है वैसे मेरे ख्याल से, ये एक टफ़ MCQ मेरे हिसाब से है, इसको कर लेते हैं। इस पे लग जाएंगे मैं 5 से 7 मिनट मेरे ख्याल में। किया था? हो गया था? चुप हो गए। एट 30 सितंबर 19 शाकिर लिमिटेड ट्रायल बैलेंस शोड अ ब्रांड एट कॉस्ट ऑफ। अब ये बड़ा मज़ा आता है, एक टॉपिक चल रहा है, अभी हम जानवरों में, कटों में, बच्चों में घूम रहे थे, एकदम से इंटेंजिबल आ गया। कोई नहीं, अच्छा है, यही तो लेवल बढ़ाता है आपका। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके दिमाग के अंदर फ़ौरन जो है वो रैम के अंदर हार्ड डिस्क में बाकी चीज़ें भेज देगा रैम आपका, और ये उठा लेगा, ठीक है ना? अब देखो क्या आ गया, ब्रांड। अब अच्छा भला हम सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या आएगा, कोई कैटल आएगा, कोई लाइव स्टॉक आएगा, कोई गोट आएगा, कोई बफलो आएगा, एकदम से क्या आ गया, इंटेंजिबल। तो पर्चे के लिए तैयारियाँ हो रही है ना आपकी, एक सवाल कहीं से दूसरा कहीं से। तो एक ब्रांड पड़ा है जी इनके पास एट कॉस्ट, इसके शो कर रही है, इनकी ट्रायल बैलेंस का शो कर रहा है, तो कॉस्ट पर शो कर रहा है, तो मतलब ये प्रॉबेबली ये क्या होगा, परचेज वाला ही होगा। कॉस्ट 30 नज़र आ रही है। लेस अक्यूमुलेशन ब्रॉड फॉरवर्ड एट 1 अक्टूबर 18, ठीक है। तो 30 सितंबर 19 पर ट्रायल बैलेंस में ये ब्रांड की कॉस्ट नज़र आ रही है, और अक्यूमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस है 1 अक्टूबर 18 पे 9 मिलियन। अमोर्टाइजेशन जो है वो बेस हो रही है 10 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ। अच्छा, एक तो ये बड़ा मसला है, ईयर एंड 30 सितंबर है ना, तो 1 अक्टूबर 2018 लिखो और 30 सितंबर 2019 लिखो, ये लिख लिया करो, इससे ज़रा आप थोड़ा परेशानी कम होती है, ठीक है? वैसे तो आप काफ़ी बड़े हो गए हो आप, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो छोटे ही हो ना, बच्चे ही रहोगे साइज़ नहीं, इसलिए मैं तो आपको भी ऐसे ही कहूँगा कि लिख लिया करो। अच्छा, अब ऑन 1 अप्रैल 19, ये क्या दरमियान में कहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हद होगी यार, साल के दरमियान में उन्होंने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा दिया यार। इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल कंक्लूडेड दैट ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज़ ऑफ 12 एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years. However, on the same date, SL received an offer to purchase brand for, ये शायद रेजिडुअल वैल्यू की तरफ चली जाएगी क्योंकि कमिटमेंट आ गई है। क्या लगता है, देखते हैं। अब कहता है व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड
इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर। बड़ा जालिम है, इधर इम्पेयरमेंट रिव्यू करा रहा है, इधर की आपसे जो है वो एस्टिमेट चेंज भी हो रहा है, और यहाँ पे आपसे बुक वैल्यू मांग रहे हैं। कोई मसला ही नहीं। हम यूँ कर लेते हैं, यकम अक्टूबर 2018, एक ये हमारा पॉइंट है, ठीक है जी। अब कॉस्ट तो सारी ज़िंदगी वही रहती है ना जो असल में होती है, कॉस्ट तो 30 ही रहेगी, ठीक है। और यकम जनवरी 18 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी थी? यकम अक्टूबर 18 पर 9 मिलियन। मैं इसी दिन खड़ा हूँ ना, तो ये 9 माइनस कर दें। और कोई इम्पेयरमेंट का जिक्र इस दिन, कोई अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट हो नहीं थी, इस दिन तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं वजूद में रखती थी। तो क्या बुक वैल्यू आ रही थी जी? मुझे पता है इसकी शायद आपको भी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने लिख दिया बस, ठीक है। 21। यहाँ से कहानी चलाऊंगा ना अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अब 6 महीने जो गुजरने हैं, जो पहले 6 महीने गुजरने हैं, उनमें तो बेटा कोई नई चीज़ नहीं ना है, उनमें तो वो मामलात पुराने ही चल रहे थे। जो वो उसने कहा है कि ये हमारी एकोमोडेशन जो है ये बेस कर रही है कितनी कॉस्ट पर, कितनी लाइफ पर, 10 साल। तो इसका मतलब पहले 6 महीने तो मामला वैसे ही रहना ना। ये इम्पेयरमेंट के दिन, इम्पेयरमेंट को हादसा होता है जब ये मामला चल रहा होता है, तो इम्पेयरमेंट वाले दिन तक तो आप इस एस्टीमेट चेंज को लेकर आएंगे, लेकिन ये नहीं करना कि साल के पहले दिन पे ले आए। चेंज इन एस्टीमेट तो क्या होता है, अंदाजे की चेंज, ये अंदाज़ा नहीं चेंज हुआ, वो हादसा हुआ है भाई। कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे आपके ब्रांड की साख ख़राब हो गई है, कुछ ऐसा मामला हुआ है, आपका ब्रांड अब रिकवरी उन्होंने निकाली तो इम्पेयरमेंट लॉस शायद आ गया हो, ठीक है। तो एनीवेज अभी यकम अक्टूबर से आप चले और पहुँचे खरामा चलते हुए यकम अप्रैल 19 पर, ये आपके साल का ऐन दरमियान था, ठीक है जी। यकम अप्रैल 19 आ गए, और ठीक है। अच्छा, अब इस दिन तक लेके आओ पहले। तो ये जो 30 है, इसमें आपने 39 के अंदर आपने क्या ऐड करना है, 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, ऐसा ही है, 30/10। ये क्या आ गया, 1 साल की अमोर्टाइजेशन। और 6/12 क्यों किया आपने, 1 अप्रैल तक इसको लेकर के आना था, तो ये कितना बनता है जी, ये लिख लेता हूँ मैं, 1.5 आ गया। और अब ये मतलब मैं यूँ कह देता हूँ ना कि ठीक है जी, ये प्लस चलो इज इक्वल टू कर दो। अब ये क्या बन गया जी, 9 से, ये तो 30 रहा, ये तो हमेशा 30 रहेगा, लेकिन 9 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10.5, ठीक है जी, ओके, बोलो। अच्छा, अगली बात, इस दिन अब हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है, और इस दिन की बुक वैल्यू अब मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर करके एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ, जिसके अंदर मैंने बुक वैल्यू को कंपेयर करना है विद रिकवरेबल अमाउंट। तो बुक वैल्यू कितनी है जी, बुक वैल्यू 30 माइनस 10.5 कितनी बनती है, 19.5। और इस दिन वो क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल कंक्लूड दैट ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज ऑफ 12 मिलियन। और कहीं पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल गिवन है, अगर ना हो तो फिर बस जो एक गिवन है वही रिकवरेबल अमाउंट है। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या आ गई जी, रिकवरेबल अमाउंट क्या आ गई, वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट आ गई, कितनी जी, 12 मिलियन। अब आपका एसेट जो 19 पे नज़र आ रहा है भाईजान, वो तो औकात से बहुत बाहर है, इसको तो 12 नहीं 15 है, 12 है बेटा। अच्छा, ओ अच्छा, है, सॉरी, आई एम सारी, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। तो आपने यहाँ पर लिखा जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल 15 है, और वैल्यू इन यूज़ क्या है जी 12, बोलो। तो आपके लिए हायर क्या आ गया, 15, ठीक है जी, आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी इम्पेयरमेंट लॉस है, है कितना, 4.5, ठीक है जी। अब इस इम्पेयरमेंट लॉस को आपने रिकॉर्ड करना है, तो इसकी एंट्री पास हुआ करती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है जी। तो वो जो मैंने बुक वैल्यू निकाली थी उसमें से अभी 4.5 रुपये मज़ीद कम होने हैं,
ठीक है, ये मैंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की, इम्पेयरमेंट की वर्किंग की, तो यहाँ से ये जनाब आपके पास आ गया, ये इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ से निकला और इधर आके बैठ गया। ठीक है जी, तो 4.5 भी माइनस हो गया और अब ये एसेट आपका राइट डाउन होकर आ चुका है वहीं पर जहाँ पर आप इसको लाना चाह रहे थे, यानी कि 15 पर। ठीक है, अब ये 15 का एसेट है और अब इस दिन खड़े होकर सोने पे सुहागा, रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो गई है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है जी, अब जो मैंने ईयर एंड तक पहुंचना है वो ईयर एंड मेरा यहाँ पे आ जाकर 30 सितंबर पे जो बनता है, 30 सितंबर 19 पर। ठीक है, इस दिन खड़े होकर मुझे बताओ ये कॉस्ट में कोई चेंज आना है? कॉस्ट तो हमेशा वही रहेगी, ये तो रीवैल्यूएशन मॉडल में सिर्फ जाके चेंज होता है, कॉस्ट वही रहेगी, बोलो। और डेप्रीसिएशन अब आपको करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि रिवाइज हो गई है बुक वैल्यू, तो इस रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ोगे और डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ पर, किधर है ये, एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे और इसको फिर ये सालाना है 6/12 करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये जनाब आपकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। अब अगले 6 महीनों की कितनी बनती है? 2.5। तो ये 2.5 आप मज़ीद ऐड कर दोगे किस में, यानी कि यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए थे 10.5 प्लस 2.5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 13। और ये इम्पेयरमेंट लॉस तो अब उतना ही रहना है, सारी ज़िंदगी यहीं पे आता रहेगा अगर मज़ीद कोई रिवर्सल ना आए या मज़ीद कोई लॉस ना आ जाए। अब बुक वैल्यू बताओ 12.5 हो गई। ठीक है जी, तो यही आपकी रिक्वायरमेंट थी मेरे ख्याल से, लिखी हुई है जी, तो मैंने लाल से अंडरलाइन किया ऊपर। ऑन 1 अप्रैल, ये देखो, एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल कंक्लूडेड दैट ब्रांड हैड फेयर वैल्यू ऑफ 12 million एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years। ठीक है, ओके, तो ये जनाब आपका आंसर आ गया 12.5 मिलियन। आंसर यही है, चेक कर लो। चलें आगे, बोलो। नहीं समझ, तस्वीर लेनी है, लेनी है, ये रिक्वायरमेंट थी असल में। कोई क्वेश्चन है तो वही पूछ सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट, ये भी अच्छा एमसीक्यू है। A company had 20 million of capitalized development expenditure, capitalized यानी एसिड बन चुका है, at cost brought forward on यकम अक्टूबर 2017। बस सारी फनकारी यही चल रही है हमारे से साल की छेड़छाड़ जो कर रहा है, और तो कुछ भी नहीं। यकम तो हम इसका हाल यही रखते होते हैं, यकम अक्टूबर 17 से साल शुरू होगा तो कब ख़त्म होगा? 30 सितंबर 18 पे। ठीक है जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही आ गए। अब इस दिन, साल के पहले दिन, ये कह रहा है कि यकम अक्टूबर 17 पे 20 मिलियन ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, यानी ये पिछले साल कैपिटलाइज हो गया होगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगैन ऑन सेम डेट। ठीक है, तो ऑलरेडी इतना इंटेंजिबल था कि नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। द रिसर्च स्टेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर 17। तो येलो करते होते हैं हम, जिसको कैपिटलाइज ना करना हो रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च चल रही है। एंड इनकर्ड 1.4 मिलियन ऑफ कॉस्ट, तो ये 1.4 मिलियन कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? पीएनएल में एक्सपेंस बनेगी। ठीक है क्या? फ्रॉम दैट डेट प्रोजेक्ट इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख पर मंथ। अब हर महीने 8-8 लाख आ रहा है। और 1 अप्रैल 18 पर डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट दैट प्रोजेक्ट वुड बी सक्सेसफुल एंड अ यील्ड प्रॉफिट विल एक्सेस ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगले, वो कौन सा कलर इस्तेमाल करते थे आप? नहीं तो आप कैपिटलाइज के लिए कौन सा करते थे? तभी तो कैपिटलाइज नहीं होना। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने तो डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट ही नहीं थे। डायरेक्टर कॉन्फिडेंट किस दिन हो रहे हैं? 1 अप्रैल को डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट के प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब 6 क्राइटेरिया तो 1 अप्रैल को मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर को और रंगी कर लो। ठीक है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के खर्चे भी कहाँ जाने हैं?
एक्सपेंस में। लेकिन ये कैसे निकलेगा, ये 3 महीने जो 1 अप्रैल तक ये कैसे निकलेगा, 8, ये तो आ गया ना 1.4 मिलियन एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 8 लाख, 8 लाख ये लो, 8 लाख इंटू 3 कितना बनता है, 2.4 मिलियन। ये भी कहाँ जाएगा, एक्सपेंस। अब 1 अप्रैल से काम शुरू हो गया और आगे वो कहता है द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन डेवलपमेंट। ओह, यानी कि ये काम तो अभी जारी है और वो हर महीने 8-8 लाख, पता है ना आपको, हर महीने 8-8 लाख कैपिटलाइज मतलब खर्च कर रहे हैं। तो फिर 8 लाख कितने महीनों का, 1 2 3 4 5 6 महीनों का कितना बनता है, ये 4.8 मिलियन आपका कैपिटलाइज होना है, ठीक है जी। पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, फिलहाल तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा, कैपिटलाइज डेवलपमेंट जो ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुकी थी, ये को पुराना इंटेंजिबल होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि ये नए वाला काम जो है ये नए इंटेंजिबल में ऐड ही हो, ये अलग भी बन सकता है, हमें इससे क्या, ठीक है। कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका था 20 मिलियन का, इसने अमोर्टाइज होना है। अमोर्टाइज होना है कितने साल, परसेंटेज है तो 20% से अमोर्टाइज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 मिलियन। बोलो सही है। अच्छा, अब उसने मांगा क्या, कहता है एट व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज्ड टू पीएनएल। वो क्या अमाउंट है जो पीएनएल में चार्ज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 18 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर सबसे पहले यूँ लिख दो, ये रिसर्च, बल्कि यहाँ से लिख, चलो खैर रिसर्च 1.4 मिलियन आ गई, ठीक है, रुपीज़ इन मिलियन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर डेवलपमेंट, लेकिन कौन सी है, एक्सपेंस वाली, डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये आपका जो आ रहा था 0.8 इंटू 3 कितने मिलियन, 2.4 मिलियन, ये भी खर्चा होगा। उसके बाद ये कहाँ जाना है, ये तो कैपिटलाइज होना है, ठीक है। लेकिन ये कैपिटलाइज होना है पर ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी काम क्या है, चल रहा है, तो इसको अमोर्टाइज नहीं कर लेना, इसकी लाइफ भी गिवन नहीं थी, अमोर्टाइजेशन नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्ट लग सकता था पर उसका डेटा नहीं है, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद अमोर्टाइजेशन एक चीज़ है बस रह गई, अमोर्टाइजेशन, और वो करंट वाले की आएगी जो कितना है 20, इसका 20% 4 आ गया, तो ग्रैंड टोटल क्या आ गया, यही आपका आंसर है। हाँ नहीं, अगर वो CWIP होता तो वो ये क्यों कहता, ये एट कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगैन। ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो हैं ये चल रही हैं, इन प्रोडक्शन है। ये जो आपने डेवलपमेंट एक्सपेंस कैपिटलाइज किया था, शायद को फार्मूला जो डिज़ाइन था वो ऑलरेडी यूज़ में है। और दूसरी बात उसने ये भी बता दी कि कैपिटलाइज डेवलपमेंट जो है वो अमोर्टाइज हो रही है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड 20%, मतलब उसकी लाइफ भी निकल आई है और उसका फ़ायदा भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको कैपिटलाइज ही करेंगे, उसको अमोर्टाइज ही करेंगे, ऑलरेडी यूज़ में है, ठीक है। ये पहला जुमला बता रहा था, पढ़ो। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर एट कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड एट 1 अक्टूबर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चल रहा था, फिर एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, तो ज़रूरी तो नहीं कि उसी के अंदर ऐड करना है, मैंने यही तो कहा आपको, वो अलग पड़ा है, ये नया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने मांगा हमसे एक्सपेंस था। नेक्स्ट, चले आगे। ड्यूरिंग द, बहुत टाइम ले रहा है यार ये MCQs। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 18 फैज लिमिटेड इनकर्ड, अभी स्पीड पकड़ेंगे अभी इंशाल्लाह, ये 2-3 मुश्किल थे, उसके बाद अभी देखना स्पीड ऐसे सारे खत्म होते अभी। फैज लिमिटेड इनकर्ड 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इन एडिशन FL स्पेंट 60,000 ऑन यकम जनवरी 18 ऑन मशीनरी स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट एंड 40,000 ऑन बिल्डिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड स्टार्ट है 19 में। मशीनरी की रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, 4 साल लाइफ है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव। अच्छा, इंटेंजिबल में क्या क्या जाना चाहिए जी। फैज़ लिमिटेड ने 2 लाख इनकर किया है डेवलपमेंट कॉस्ट पर, अब नहीं बताया तो इसको अच्छी वाली डेवलपमेंट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ये करेंगे कैपिटलाइज। उसके बाद
इसने 60,000 रुपये यकम जनवरी 18 पर एक मशीन जिसको इसी काम के लिए लिया है, स्पेसिफिकली यूज़ इसके अंदर करेंगे, ठीक है, और 40,000 इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग तो एक्सपेंस आउट होगा, ये तो क्या होगा, एक्सपेंस आउट, लेकिन इस 60,000 की डेप्रीसिएशन निकाल के वो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 60,000 आगे कहता है मशीनरी की लाइफ कितनी है, 4 साल, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब ये कब खरीदी है मशीनरी, जनवरी में, तो पूरा साल ही आ गया, बस ठीक है, कितना आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 15 और 15,000 है ये, 15,000 और इधर से ये 200,000, तो ये बन गया 2,15,000, और तो कुछ नहीं, देखो यही आंसर है 15। हाली लिमिटेड is developing a new product and expects to be able to capitalize the costs which one of the following would preclude, कहते हैं रोकना, कैपिटलाइजेशन ऑफ द कॉस्ट्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स को रोक देगी। पहले कहता है हाल ही एक डेवलप कर रहा है न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कैपिटलाइज करेगा, एक्सपेक्ट टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट, यानी क्राइटेरिया मीट हो गए होंगे, उसको लग रहा है, लेकिन वो कहता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉस्ट को कैपिटलाइज होने से रोकेगी। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट येट कंप्लीट, नहीं, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती तो वो तो CWIP होता है, कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज हो रही होती है, ये काम डेवलपमेंट का अंडर मतलब इन प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट का इन प्रोग्रेस होना कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट को तो नहीं रोकता, बल्कि उसी टाइम में तो कैपिटलाइजेशन हो रही होती है। नो पेटेंट हैज़ येट बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, नहीं, ये तो जब बनेगी तभी पेटेंट रजिस्टर करेंगे ना, अभी तो डेवलपमेंट है, अंडर इन प्रोग्रेस है, ठीक है, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट। नो सेल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव येट बीन साइंड, यार क्या बातें कर रहा है। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट कॉस्ट, हाँ ये ऐसी चीज़ है कि हमने कहा था कि वो 6 क्राइटेरिया के अंदर भी, या आप रिकग्निशन का क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें हैं, फ्यूचर बेनिफिट प्रॉबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, ठीक है, तो इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी नहीं मसला है, चलो नेक्स्ट इज which of the following statement relating to intangible is true, all intangible must be carried at amortized cost or at impaired amount, हैं, they cannot be revalued upward, यार ये कैसी बातें कर रहा है, all तो नहीं ना होता, ये तो गलत है। The development of a new process which is not expected to increase sale revenue may still be recorded as an intangible. Yes, intangible से फायदा 2 तरह से आ सकता है, मैं कहता है एसेट फायदा 2 तरह से दे सकता है, इंक्रीज इन सेल, रिडक्शन इन कॉस्ट। हमने एक सवाल किया था, आई थिंक पास पेपर 5 शायद पहला सवाल था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था हम प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए एक इंटेंजिबल बना रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस नया बना रहे हैं, उससे कॉस्ट सेविंग आएगी, तो इंटेंजिबल तो बना था, ठीक है, ये सही लग रहा है, पर अगला भी पढ़ लें। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज प्रोटोटाइप हैज़ फिजिकल, नहीं, इसको कैपिटलाइज करते हैं। अगर ये प्रोटोटाइप हमारा ये डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हुआ पड़ा है, तो ये प्रोटोटाइप पर होने वाला खर्चा इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनता है, ये तो गलत बात है, यही सही लग रहा है बी। बात समझ आई है प्रोटोटाइप वाली, वो कह रहा है प्रोटोटाइप जब पायलट प्लांट जो था वो PPE है, इसलिए उसको इधर नहीं डालना। हमने कहा तो भाई पायलट प्लांट PPE नहीं है, पायलट प्लांट को तो हमने कहा था इसको इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनाना। ये डेवलपमेंट के टाइम में हमने इंटेंजिबल को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्लांट बनवाया, इसको फिर बाद में फेंक देंगे हम, या बेशक म्यूजियम में संभाल के भी रख लें, उसका वो काम कोई नहीं होगा इसके बाद। तो इसकी कॉस्ट जो इनकर हुई है वो इंटेंजिबल के लिए हुई है। समझ आई है? लेक्चर पूरे हुए हैं तुम्हारे? समझ आ रही है अब? अच्छा ओके। 13. I-38 gives examples of activities that would be regarded as research and therefore not eligible. ओए examples यूज़ कर गए MCQ में। खैर ये पास पेपर के MCQ, पास पेपर वाले यहाँ तक थे, ठीक है, पास पेपर वाले नहीं है ये, बहरहाल आ तो सकता है। तो which one of the following would be an example of research cost? Design, construction of chosen alternative. ये तो डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जो चोज किया, तो ये तो डेवलपमेंट है। याद है? नहीं याद आ रहा तो एग्जांपल्स ओपन कर लिया करो, मैंने कहा हुआ है कि फ़िलहाल आप कर सकते हैं ये, पर पहले अपने दिमाग से पूछ के जवाब ले लिया करें, जाके फिर देखा ज़रूर करें उसको एक बार, उससे ज़रा जहन में पक्का बैठता है, ठीक है। थोड़ी हिम्मत करें, बस 5 मिनट और, 2 से 3 मिनट और, फिर छुट्टी दे रहा हूँ।
डिज़ाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, डिज़ाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट, पॉसिबल न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस, हाँ ये तो हो सकता है। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, नहीं ये तो डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब फिर यही जिस पे शक पड़ रहा था वो यही, ठीक। 12 बस ये सफ़ा करके छुट्टी, ठीक है, बस ये सफ़ा करके छुट्टी। उसके बाद रह क्या गया बस थोड़ा सा, लेकिन चलो ये सफ़ा 3 तो 4 3 रह गए बस। होम लिमिटेड, ये अच्छे एमसीक्यूज हैं, मज़े के हैं, कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है अब, ठीक है। होम लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड अ सब्सिडरी, ओके चलो मैं पढ़ लेता हूँ, शायद हो जाए, ना हुआ तो फिर रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद है, पेंडिंग करना है। ये एक और निकल गया। एसएल हैज़ अ ब्रांड विच इज़ रिलायबली वैल्यूड बाय एंड कस्टमर लिस्ट विच ऑफ द डिस्क्राइब्ड इंटेंजिबल, इसको फिलहाल आप पेंडिंग कर दें, ये आप जब कंसोलिडेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा फिर इंशाल्लाह, ठीक है, ओके सही है। आफ्टर कंसोलिडेशन विच ऑफ फॉलोइंग आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल, पेटेंट फॉर न्यू ड्रग बिल्कुल होना चाहिए, लाइसेंस फॉर न्यू वैक्सीन, लाइसेंस है, ठीक है, बनाने का किसी ने बनाई होगी, हमने लाइसेंस ले लिया होगा। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्स तो 1 और 2 करेक्ट हैं, ऐसे ही है। नेक्स्ट, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रीजंस व्हाई की स्टाफ कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल, दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड, नहीं प्रोवाइड, फ़ायदा तो देते हैं यार, रहेंगे तो फ़ायदा देंगे, ट्रेन होंगे तो। दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, हाँ ये सही है। देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, लगता तो ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती ना। एम्प्लॉय क्या वैल्यू करो, हैं, नहीं वो तो नहीं हो सकता, हमने उसके औकात से ज़्यादा पे कर रहे हो। वैल्यू एम्प्लॉय की कैसे लग सकती है, नहीं लग सकती, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट लगा देना, सर बायोलॉजिकल एसेट है, मिक्स ना कर देना ज़रा, मेहरबानी ताड़ी। दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस एज अ होल, ठीक है, तो की स्टाफ को सेपरेट किया जा सकता है, उनको उठा के बाहर फेंके, तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों हैं, ओके, बी और सी। दिल पता है क्या कर रहा है कि अभी चूंकि एक बीच में स्किप हो गया तो जल्दी से उसको उसकी बजाय एक और कर ले, ओके ठीक है जी। अच्छा एक बात सुने थोड़ी सी, ज़रा एक ट्राई मार के आनी है आपने, मैं लिख के लाया था आपके लिए सवालात। पास पेपर 20, अच्छा सवाल है, और पास पेपर बस 20 कर लेना, रोज़े हैं एक बहुत। पास पेपर 20 IS 38 वाला ये करना है, और आपको MCQs भी दिए ना IS 41 के, फिर ये रहने देना, सिर्फ MCQs कर लेना, ठीक है। ये फिर मैं कल दे दूंगा होमवर्क, बल्कि कल करवा ही दूंगा मैं खुद, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।